बीपीएससी में 50% क्वेश्चन पक्के। अगर आपने पीवाईक्यू की क्लासेस कर लिए, सुन के चौंक गया ना? हाँ, तो ये चौंकने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। ये पीवाईक्यू की क्लासेस चलाती हूँ मैं। इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे आपको डेली पीवाईक्यू की टॉपिक्स बाई मतलब ईयर वाइज करवाए जाते हैं, वो भी हर एक टॉपिक जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछने वाला है। और यहाँ पर डेली एवरीडे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं और फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में अपना रिव्यू दो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 और क्लास नंबर 3 है और ये क्लास है फिजिक्स नॉट कंप्लीट। फिजिक्स कंप्लीट हो गई है और ये केमिस्ट्री की है, यानी रसायन विज्ञान की पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू के क्लास में ये चल रहा है कौन सी ईयर, ये देखो चल रहा है 67 बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम हुई थी ना उसकी चल रही है। ओके, तो ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करवा दिया है मैंने 2 क्लास में, यहाँ तक देखो कंप्लीटेड है। यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बनो एंड समझने की कोशिश करो। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कह रहे हैं? अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, जो समझ में आ रहा है उसको छोटा नोट्स ज़रूर बना लो ताकि आखिरी टाइम में रिवीजन करो। मॉक टेस्ट लगाने में बहुत ईजी पढ़ने वाला है, ठीक है। और जिसने भी प्लीज़, अगर नए जो लोग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखो, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? मतलब जंग लगा जो लोहा होता है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखो, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से और रियल लाइफ से दोनों से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, यह लंबे समय तक बढ़ता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जंग जो लगा हुआ होता है ना वो लंबे समय तक बढ़ता जाता है। जंग लगने से जो उसका जो भार होता है ना वो बढ़ता है, परिवर्तन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो, जंग लगे लोहे का भार बढ़ता जाता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब सदृश उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा खनिज लवण में परिवर्तन हो जाता है। ओके, ये सब अभिक्रिया के दौरान आयरन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है? 43 ब्राइटनेस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना। अब ठीक है, इतना ठीक है? नहीं, इतना ठीक रहेगा, आप लोग को साफ दिखना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो ये सबको पता होगा ना, किसे कहते हैं? प्लेटिनम कहा जाता है ना। देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, इसका रीजन है आयोग द्वारा पहले इसका उत्तर प्लेटिनम लिया गया था, लेकिन इसे संशोधित कर उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक लिया गया, यानी कि प्लेटिनम के अलावा भी कोई वाइट धातु श्वेत धातु कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 44 पे। तो 44 क्या कह रहा है? उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखो, ध्यान से पढ़ेंगे, विचार करने वाली है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है। तो कह रहा है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। हाँ, जो धातु होता है वो हमें प्रकृति से नेचुरली शुद्ध रूप में मिलता है ना, मतलब बिल्कुल नेचुरली शुद्ध, मतलब प्योर इंग्लिश में से प्योर कहेंगे। ओके, एंड देखो, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो नो, ये गलत होगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केवल 1 सही होगा। देखो, उत्कृष्ट धातुएं यानी उत्कृष्ट मतलब नोबल मेटल्स, सबको पढ़ा होगा नोबल गैसेज, नोबल मेटल्स के बारे में, जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ऐसे धातुएं जिन पर वायु, पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, वे उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। ये याद रखने वाली पॉइंट है। ओके, ये याद रखने वाली पॉइंट है कि देखो, जैसे वैसे धातु जिन पे वायु, पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब देखो, उत्कृष्ट धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, चांदी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम। अब देखो इसका आंसर, देखो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना कि जो ये आयोग है वो प्लेटिनम के अलावा उपयुक्त में से एक से अधिक दिया। रीजन क्या था? देखो, प्लेटिनम भी होता है
और रोडियम भी, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने ये कर दिया, रिलेट कर दिया। एक बार आप लोग चेक कर लेना, ओके। तो देखो उत्कृष्ट चांदी, स्वर्ण, प्लेटियम, क्लोडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। द्वित कथन गलत है, सभी को पता चल गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। बायोगैस तो सभी जानते हो ना, बायोगैस तभी जानते होंगे। तो देखो मीथेन का कह रहा है बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जाते हैं, हाँ सभी को जानते हैं। यह मृत जैव सामग्री से बायोगैस एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है और जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे के उपयोग बायोगैस में परिवर्तन करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। मीथेन जो गैस है वो बायोगैस का मुख्य घटक है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? तो गौर से देखो, ध्यान से देखो, समझते रहो। एंड देखो कह रहा 46 निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो किसके कारण? तो वो होता है स्ट्रोंशियम, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। स्ट्रोंशियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो कह रहा है स्ट्रोंशियम लवण आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करता है। आतिशबाजी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए स्ट्रोंटियम यौगिक भी महत्वपूर्ण होता है। पटाखे में हरे रंग की रोशनी निकलने के लिए देखो बेरियम नाइट्रेट। अब देखो पटाखे के कलर्स के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। देखो रेड के लिए क्या लिया था? स्ट्रोंटियम यौगिक, और ग्रीन के लिए क्या लेगा? बेरियम नाइट्रेट। देखो सोडियम आतिशबाजी के लिए एक सुनहरा और पीला रंग प्रदान करता है, तो ये याद रखने वाली बात है। सोडियम सुनहरा और पीला रंग कौन देता है? सोडियम। अब देखो 67 कैंसल्ड बीपीएससी। हम लोग कभी तो देखो से जो बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया, पता नहीं कब होता है। लेकिन हमें अपनी तैयारी नहीं कहीं पे रोकनी है और मजबूती से अपनी तैयारी करनी है ताकि क्वेश्चंस वहाँ पे हमारा मतलब जितना लाना है उतना आ जाए, समझ गए। और जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो तो ज़रूर ही ध्यान दे रहे होंगे, उन्हें वो फोकस में होंगे। तो अगर आप भी अनसीरियस हो देन गेट अप फ्रॉम योर ड्रीम्स एंड डू। देखो 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। देखो किसी भी परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? कोई भी जो एटम होता है, एटम की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मिक्स रूप होता है जो एटॉमिक मास निकालने में काम आता है, और एटॉमिक नंबर हम किससे निकालते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन से नंबर ऑफ सिर्फ प्रोटॉन रहेगा तो एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा तो एटॉमिक मास, याद रखना। देखो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का समान परमाणु को विद्युत रूप से उदासीन बनाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं होता है, बहुत नगण्य होता है, यानी कि एकदम ना के बराबर नेगेटिव होता है। इसके प्रोटॉन संख्या के समान होते हैं। समस्थानिक वैसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान समस्थानिक वैसे तत्व है। इससे क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है, 2 स्टार लगा देते हैं। जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उसे समस्थानिक तत्व भी कहा जाता है। याद रखने की चीज़ है, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं? अच्छे से पढ़ो। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन आप लोग को निकालना है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है। देखो ऑप्शन नंबर सी, और तो देखो क्या है, कहाँ गया? हाँ, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि वह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रेफाइट और हीरा को मैं डबल लगा दूं, इससे 2 बार पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये होगा वह समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है।
इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरलकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो वो है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तरलकृत पेट्रोलियम यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का एक संयोजन है। हालांकि इसके प्रमुख घटक ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। यह गंधहीन होता है, इसलिए सुरक्षा दृष्टिकोण से एथिल मार्क कैप्टन से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। मैंने पहले स्टार मार्क लगा दिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टार लगा हुआ कम से कम उसके नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन था। वो एलपीजी का कौन था? प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या। ओ माय गॉड, अभी हमने यहाँ पे बताया था ना कि जो एक न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है, वो क्या होता है? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्स होता है। तो वो देखो कहाँ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान। देखो ऑप्शन नंबर बी ये होगा, बी ही होगा ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, और द्रव्यमान नहीं संख्या। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने में मैंने गलती की, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मैं समझाया सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? और घटक से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। देखो कौन कौन सा घटक से क्वेश्चन आया, पहले एलपीजी का घटक, फिर बायोगैस का घटक, अब आया कि सीमेंट का घटक कौन सा है? तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा उसका घटक है सीमेंट का, ठीक है। CaCO3 चूना पत्थर, यानी 60 से 65% सिर्फ CaCO3 होता है सीमेंट में। बड़े पैमाने में किया जाता है। हालांकि सीमेंट के निर्माण कैल्शियम, सिलिकॉन, जिप्सम, राख, आयरन आदि के भी प्रयोग होते हैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ज़्यादा देर करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चंस और क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं 20 क्वेश्चंस की क्लासेस चला रही हूँ, जिसमें आप एक बार में बैठ के अच्छे से स्टडी करके उठ सकते हैं। और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक आपके सिर्फ PYQ के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, ताकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो है गारंटेड 10 में से 5 आपके PYQ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं। ओ माय गॉड, अभी हम लोगों ने समस्थानिक देखा ना। समस्थानिक क्या था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर अलग होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो 7 एक जैसा होता है। तो देखो, तो समस्थानिक अलग होते हैं, तो क्या होता है, समस्थानिक अलग किसका होगा? तो द्रव्यमान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। समस्थानिक एक ही तत्व जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या होती है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन एक समस्थानिक है, क्या है? देखो हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर 1 1 1, बट एटॉमिक मास 1 2 3, ओके, ये याद रखना है। और इसका उल्टा भी होता है। देखो संभारिक के नाभिकों के दरम्यान, संभारिक अगर आ गया, देखो संभारिक, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे समस्थानिक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे अब हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। पता था? आई थिंक नहीं पता होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। जिस ताप और दाब पर एक शुद्ध पदार्थ के ठोस, द्रव और वाष्प अवस्था संतुलन के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। जहाँ पर देखो ठोस में, द्रव्यमान में और वाष्प में, तीनों पे कोई भी तत्व का, कोई भी बिंदु एक ऐसा शुद्ध पदार्थ का जिसमें तीनों जो ठोस, द्रव और वाष्प होता है, तीनों अवस्था का जो है ना अस्तित्व रहेगा, उसको ही ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो गैलन, तो बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? ओ देखो, ये देखो, अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एसिड बेड साल्ट का ये क्वेश्चन है। देखो ये 7 है, इसे 7 इसीलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये 14 तक होता है, और ये आपका 1 से शुरू है, ठीक है। 0 भी लिख सकते हैं, पर 1 में लिख रही हूँ। यहाँ पर इधर से जो इधर का पोर्शन है, ऊपर में इंग्लिश में लिख देती हूँ एसिड यानी अम्ल। जो 7 से नीचे रहेगा वो एसिडिक यानी अम्लीय, 7 से ऊपर बेस यानी क्षार। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो होता है
वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पता होना चाहिए। तो ये किसका होता है, ये हमारा ये पानी का, सिंपल, ठीक है। तो वही कह रहा है जो 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक क्या होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्लूटोनियम न्यूट्रलाइड, ये उसका फॉर्मूला का नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखो न्यूट्रॉन इसका ऐड होता है तो इसको आधा कर दो। कोई भी जो मेटल होते हैं, कोई भी जो ये हैं मेटल्स होते हैं, मेटल नॉन मेटल जो भी हैं, वो उसकी जो देखो कोई भी जैसे एक्स है तो यहाँ पर परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक, जो हिंदी देख रहे होंगे वो उनको दिख रहा होगा, मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ पे होता है, नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे। एन एटॉमिक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास यहाँ पे होता है ऊपर में। और एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकाल लेंगे तो एटॉमिक नंबर निकलेगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। तो देखो कितना है इसका, 242 है, ओके। तो हमें क्या बोल रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने बोल रहा है। तो प्रोटॉन हमें पता है 94 है। अब आप ही देखो 242 में से 94 को घटा दो क्योंकि यही प्रोटॉन है, और पूरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 242 है। तो 94 जब हम घटाएंगे तो आंसर आएगा 148, जो कि हमारा न्यूट्रॉन निकल के आ गया, ओके। माते क्वेश्चन नंबर 58। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है इसका। देखो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ब्रेथ एनालाइजर चालकों की सांसों में अल्कोहल की मात्रा जांच करती है, याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो देखो हम लोग अपने घरों में, या फिर अगर आप लोग बिहारी होंगे तो हम लोग तरफ थोड़ा मिट्टी के घरों में जो बहुत ही झोपड़ी टाइप का घर होता है वो थोड़ा देखते होंगे, या फिर जो ये देखते होंगे जो नॉर्मल पहले छोटे मोटे पक्के के घर, मतलब थोड़ी बहुत दीवारें होती थी, उससे लोग क्या करते थे ना, चूने से पेंट करते थे। तो देखो चूना जो होता है ना वो CaO होता है, ओके, CaO होता है, ठीक है। अब जब हम उसको पानी डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। रीज़न क्या होता है, पानी डालते हैं, देखो इसमें फिर पानी H2 ऐड किए तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो पानी गर्म होने लगा। अब जब हम इसको पोतना शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेयर जो होता है बहुत धीमा होता है। रीज़न होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं हुआ। फिर जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं, CO2 जैसे कि इन्वायरमेंट से लग जाता है, उसमें अपने आप चला आता है, तो बन क्या हो जाता है, CaCO3। जो वाइट कलर का पूरा वॉल दिखता है ना वो CaCO3 का बन जाता है, और जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। तो इसका ये प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट पेट्रोल और तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। अगर पेट्रोल और डीजल अधूरा जला तो उससे क्या उत्पन्न होगा। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। और शायद आपको मैं बता दूं जो बड़े गाड़ी या जैसे भी गाड़ी हो उसकी जो टायर्स होती हैं वो भी जब जलती होगी तो आप लोग देखते होंगे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। तो ब्लैक कलर का जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो ज़्यादा ब्लैक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 अणु आ जाते हैं, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है उसमें ऑक्सीजन की 1 अणु होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत किया, एंड रिपीटेड क्वेश्चन को स्टार मार्क भी किया। तो थैंक यू लास्ट तक बनने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दो। मुझे सच में मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपना रिव्यू दें, कमेंट में बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।